फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ लिटरेचर। और आज से मैं अपने चैनल पर इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरा पहला टॉपिक है द राइम ऑफ एंशिएंट मारिनर। ये एक पोएम है और इस पोएम को लिखा है एस.टी. कॉलरिज ने, और अगर पूरा नाम बोला जाए तो सैमुअल टेलर कॉलरिज। पहले पोएट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जानते हैं। He was born in the year 1772 and in 1834 he took his last breath. He was a great English poet, literary critic and a philosopher. He belonged to English Romantic period. अब poem के बारे में कुछ points. One of the longest poems written by Coleridge. Coleridge wrote the poem in the years 1797 to 1798. Poem was first published in the year 1798. The poem is divided into 7 parts. The poem tells us the story of an ancient mariner. अब इसके कैरेक्टर्स जान लेते हैं। तो इसका मेन कैरेक्टर है an ancient mariner, an old skinny man with glittering eyes, एक बूढ़ा पतला आदमी जिसकी चमकीली आँखें हैं। तो यही एक मेन कैरेक्टर है। बाकी और भी कैरेक्टर्स हैं दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो जैसे जैसे पोएम में आएंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो पोएम शुरू होती है हमें ये बताते हुए कि 3 आदमी किसी वेडिंग फीस्ट में जा रहे हैं, जिसमें से एक आदमी को ये एंशिएंट मारिनर रोकता है अपनी कहानी बताने के लिए। लेकिन ये वेडिंग गेस्ट एंशिएंट मारिनर की कहानी नहीं सुनना चाहता, वो इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक तो पहले उसे वेडिंग फीस्ट में जाना है और दूसरी बात ये कि एंशिएंट मारिनर एक अनजान आदमी है इसके लिए, तो किसी अनजान आदमी से वो कोई कहानी क्यों सुनेगा, ठीक है। लेकिन एंशिएंट मारिनर किसी तरह से वेडिंग गेस्ट को अपनी कहानी सुनाने के लिए उसे मना लेता है। तो मारिनर अपनी कहानी शुरू करता है। वो बताता है कि जब वो यंग हुआ करता था तो एक दिन वो 200 सेलर्स के साथ, ये एंशिएंट मारिनर और 200 सेलर्स एक दिन एंशिएंट मारिनर के नेटिव कंट्री से शिप में साउथ की तरफ जाते हैं। वो लोग कुछ दूर गए ही थे कि समुद्र में अचानक ही तूफ़ान आ जाता है और उस तूफ़ान की तेज़ हवाओं के कारण शिप मुड़ जाती है और साउथ पोल की तरफ बढ़ने लगती है। शिप के चारों तरफ फॉग या फिर कोहरा भी आ जाता है। शिप कोहरे या फॉग से घिर जाती है। तूफ़ान और कोहरे के बीच ही शिप ग्लेशियर तक पहुंच जाती है, क्योंकि साउथ पोल में ठंड होती है, ग्लेशियर होता है, तो शिप वहां तक पहुंच जाती है ग्लेशियर्स तक। और ग्लेशियर की आइस की वजह से शिप आगे बढ़ नहीं पाती और एक ही जगह आकर रुक जाती है। अब सिचुएशन ये हो चुका है कि तूफ़ान चल रहा है, चारों तरफ फॉग है, शिप ग्लेशियर में अटक चुकी है, तो इस वजह से क्या होता है, ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। इतना सब होने पर शिप पर सभी लोग, जो ये 200 सेलर्स थे, ये सब एकदम घबरा जाते हैं और अचानक एक एल्बाट्रॉस बर्ड जो कि एक समुद्री पक्षी या सी बर्ड होती है, वो आकर इनके शिप पर बैठ जाता है, ये एल्बाट्रॉस। तो जब ये एल्बाट्रॉस बर्ड आकर इनके शिप पर बैठता है तो ये सेलर्स और एंशिएंट मारिनर इसे एक अच्छा साइन मानते हैं और ये मानते हैं कि अब इनके साथ पक्का से कुछ अच्छा ही होगा। सेलर्स ऐसा सोच ही रहे थे और अच्छा होने भी लगता है। वो सोच रहे थे कि ये जो बुरी तरह से फंसे हुए हैं अब अच्छा होगा, और एल्बाट्रॉस के आते ही मौसम साफ़ होने लगता है। ये लोग जो अटक गए थे वो बर्फ़ भी अब पिघलनी शुरू हो जाती है और जो इनकी शिप जो एक जगह आकर अटक गई थी वो भी अब आगे बढ़ने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एल्बाट्रॉस भी इनके शिप के साथ साथ चल रहा होता है और इनका शिप भी अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन एक दिन पता नहीं ऐसा क्या होता है कि एंशिएंट मारिनर अचानक अपने क्रॉसबो एक हथियार होता है या वेपन होता है जो तीर धनुष जैसा लगता है देखने में, वो अपने क्रॉसबो से इस एल्बाट्रॉस बर्ड को मार देता है। ये देखकर सारे सेलर्स में डर फैल जाता है। ये लोग पूरी तरह से डर जाते हैं कि इनके साथ तो इतना अच्छा हो रहा था एल्बाट्रॉस बर्ड के आने के बाद, लेकिन एंशिएंट मारिनर ने अचानक से उसे मार क्यों दिया। सारे सेलर्स गुस्सा होने लगते हैं।
कि बिना किसी वजह के एंशिएंट मारिनर ने इस एल्बाट्रॉस बर्ड को आखिर क्यों मारा। सेलर्स ये कहते हैं कि एल्बाट्रॉस को मारने पर अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबल या इसका ज़िम्मेदार एंशिएंट मारिनर ही होगा, क्योंकि एल्बाट्रॉस बर्ड के आने के बाद इनके साथ सब अच्छा हो रहा था, लेकिन अब चूँकि एल्बाट्रॉस बर्ड को इस एंशिएंट मारिनर ने मार दिया है तो अब हो सकता है कि कुछ उनके साथ बुरा हो, और अगर कुछ बुरा होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंशिएंट मारिनर। ये सारे सेलर्स उसे कहते हैं। लेकिन जैसा कि सब डरे हुए थे और सोच रहे थे कि कुछ बुरा होगा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा ये होता है कि जो हल्की फुल्की फॉग थी शिप के आसपास वो भी क्लियर हो जाती है और शिप अब नॉर्थ पैसिफिक की तरफ बढ़ने लग जाती है। तो एल्बाट्रॉस बर्ड को मारने के बाद बुरा ना होकर अच्छा ही होने लगता है। तो ये सब देखने के बाद सेलर्स सोचते हैं कि शायद तूफान और कोहरे की वजह एल्बाट्रॉस बर्ड ही था। इसे मारकर एंशिएंट मारिनर ने अच्छा ही किया। सेलर्स ये सब सोच रहे थे कि चलो जो हल्का फुल्का कोहरा था वो भी छट गया, एंशिएंट मारिनर ने एल्बाट्रॉस को मारकर अच्छा किया। तो ये लोग ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी क्या होता है, समुद्र में जो हवा चल रही होती है वो अचानक ही रुक जाती है, एकदम से हवा चलनी बंद हो जाती है। और हवा अगर नहीं चलेगी तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि शिप एक ही जगह रुक जाती है, क्योंकि शिप आगे बढ़ती है हवा विंड की वजह से, और अगर हवा नहीं चलेगी तो शिप भी एक जगह रुक जाएगा। और यही होता है, इनका शिप हवा ना चलने की वजह से एक जगह आकर रुक जाती है। ऊपर से क्या होता है, धूप जो है वो एकदम कड़ा धूप पड़ने लगता है, जिससे कि एंशिएंट मारिनर और बाकी सेलर्स को प्यास लगने लग जाती। हवा रुक चुकी है और धूप भी काफ़ी पड़ने लगी है, जिसकी वजह से सेलर्स और एंशिएंट मारिनर प्यास से परेशान होने लगे हैं। लेकिन बदकिस्मती से इनके पास पीने लायक पानी भी नहीं है शिप पर, तो ये अब क्या करें। बढ़ती धूप और गर्मी की वजह से सेलर्स की हालत ख़राब होने लगी थी और वो सब कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। वो सब मान रहे थे कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एंशिएंट मारिनर ने एल्बाट्रॉस को मारा था। अब ये सेलर्स कुछ ही देर पहले ये लोग सोच रहे थे कि एंशिएंट मारिनर ने एल्बाट्रॉस को मारा तो इसीलिए अब अच्छा होगा, लेकिन उल्टा हो जाता है ये कि ये लोग अब सोच रहे हैं कि एंशिएंट मारिनर ने एल्बाट्रॉस को मारा, इसीलिए अब उनके साथ ये सब हो रहा है। धूप कड़ी हो गई है और अब उन्हें प्यास लग रही है। तो ये सब सोचकर सेलर्स मरे हुए एल्बाट्रॉस की बॉडी को एंशिएंट मारिनर के गले में बांध देते हैं, एज एल्बाट्रॉस को मारने का सिन एंशिएंट मारिनर ने ही किया था। तभी एंशिएंट मारिनर को होराइज़न पर एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है। होराइज़न मीन्स बहुत दूर क्षितिज पर एक बड़ी सी शिप दिखाई देती है। तो एंशिएंट मारिनर ये बात सबको सेलर्स को बताना चाह रहा होता है कि उसे एक शिप दिखी है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि प्यास लगी है, गर्मी पड़ रही है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, वो अपने हाथ को बाइट करता है। एंशिएंट मारिनर अपने हाथ को बाइट करता है, मतलब अपने हाथ को दांत से काटता है, जिससे कि वो खून निकले, और वो उस खून को पीकर अपने गले को थोड़ा शांत करता है और सेलर्स को बताता है कि वहाँ एक शिप है, और वो शिप की तरफ वेव करता है और आवाज़ लगाता है, शिप की तरफ इशारा करता है अपने हाथ से और आवाज़ लगाता है, ठीक है, ताकि वो शिप इनके पास आ सके और वो उनसे मदद मांग सके। जब ये सारे सेलर्स को ये बात पता चलती है तो वो लोग भी शिप की तरफ इशारा करते हैं। सेलर्स भी बोल नहीं पाते लेकिन इशारा करते हैं, ठीक है। कुछ ही देर में वो बड़ी शिप एंशिएंट मारिनर के शिप के पास आ जाती है। यहाँ ये लोग नोटिस करते हैं कि जब हवा बंद है और इनकी शिप रुकी हुई है तो वो बड़ी शिप इनके शिप के पास कैसे आ रही है। ये बात तो अजीब है कि नहीं, आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी। तो ये शिप ऐसे बिना हवा के यहाँ तक कैसे चली आ रही है। लेकिन जब ये शिप पास आती है तो एंशिएंट मारिनर और सेलर्स ये देखते हैं कि ये तो बहुत ही अजीब शिप है, बिना हवा के ही एक तो सेल कर रही है और इस पर सिर्फ 2 लोग ही सवारी कर रहे हैं। और वो 2 लोग कौन हैं? पहला है डेथ और दूसरा आदमी है लाइफ इन डेथ। सिर्फ ये दोनों ही इस बड़ी शिप की सवारी कर रहे हैं और ये कोई मामूली शिप नहीं, ये एक घोस्ट शिप है, ठीक है। एंशिएंट मारिनर और बाकी सेलर्स देखते हैं कि ये दोनों आपस में एक गेम खेल रहे हैं।
कौन सा गेम खेल रहे हैं? डाइस गेम खेल रहे हैं, जिसमें पासे फेंकते हैं। ये दोनों डाइस गेम खेल रहे हैं और बेट लगा रहे हैं। बेट मीन्स बाजी लगा रहे हैं सेलर्स और एंशिएंट मारिनर की लाइफ के लिए। ये दोनों बाजी लगा रहे हैं, ठीक है। तो होता ये है बाजी के गेम में कि डेथ जो है ये सेलर्स का लाइफ जीत लेता है, डेथ, ठीक है। और लाइफ इन डेथ एंशिएंट मारिनर के लाइफ को जीत लेता है। तो होता ये है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये 200 सेलर्स को डेथ ने जीता है तो इनको डेथ मिलेगी, ये मरेंगे। और एंशिएंट मारिनर को लाइफ इन डेथ ने जीता है तो ये जिंदा ही रहेगा, ये मरेगा नहीं, ये जिंदा रहेगा। अब सारे सेलर्स एक एक कर प्यास और कड़ी धूप की वजह से मरने लगते हैं। तो इनको तो डेथ मिली है ना, तो अब तो इनको मरना ही है। तो एक एक करके ये प्यास और कड़ी धूप तो पहले से ही पड़ रही है, तो इसकी वजह से ये लोग एक एक कर मरने लगते हैं। और मरते मरते वो अपनी आँखों से, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं प्यास की वजह से, ये अपनी आँखों से एंशिएंट मारिनर को कर्स करते हैं, उसे श्राप देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ही ये सारे सेलर्स मर रहे हैं, ठीक है। कुछ ही देर में सभी 200 सेलर्स मर जाते हैं और एंशिएंट मारिनर सभी की डेड बॉडी के बीच खड़ा ये सब देखता ही रह जाता है। एक एक कर ये सारे मर जाते हैं और बेचारा बच जाता है सिर्फ एंशिएंट मारिनर, जो कि चुपचाप खड़ा देखता रह जाता है। एंशिएंट मारिनर आसमान की तरफ देखता है ताकि वो भगवान से प्रे कर सके, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता प्यास के कारण, ठीक है। तभी थोड़ी कुछ देर बाद बीतता है और रात हो जाती है और आधी रात को चांद की रोशनी में एंशिएंट मारिनर कुछ खूबसूरत समुद्री सांप को देखता है जो उसके शिप के पास ही पानी में तैर रहे थे। एंशिएंट मारिनर कुछ समुद्री सांपों को देखता है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे, ठीक है। ये देखकर एंशिएंट मारिनर कुछ सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि भगवान की बनाई हर क्रिएशन कितनी खूबसूरत होती है। अब इसकी बुद्धि खुलनी चालू हो गई है और ये सोचता है कि ये भगवान के द्वारा बनाया गया ये कितना सुंदर है। और फिर वो सोचता है कि भगवान की बनाई हर क्रिएशन या हर जीव का रिस्पेक्ट होना चाहिए। जो इसने अल्बाट्रॉस के साथ किया वो गलत था और भगवान की बनाई चीज़ों का रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके गले में जो अल्बाट्रॉस की बॉडी को सेलर्स ने बांधा था वो सी में गिर जाता है और डूब जाता है। ये होने पर एंशिएंट मारिनर फिर प्रे करता है और वो इस बार प्रे कर पा रहा था। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मारिनर के पाप के लिए उसको माफ़ी मिल गई है और वो पनिशमेंट से भी मुक्त हो चुका है, क्योंकि एंशिएंट मारिनर प्रे करता है लेकिन फिर उसे कुछ देर बाद नींद आ जाती है। उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि तूफ़ान आया हुआ है और ज़ोरों की बारिश हो रही है। ये देखकर एंशिएंट मारिनर तो बड़ा खुश हो जाता है कि बारिश हो रही है, तूफ़ान आया हुआ है। तो बारिश को पानी को पीकर, उसे प्यास तो लगी ही थी, तो वो बारिश के पानी को पीकर ही अपनी प्यास बुझाता है। थोड़ी ही देर में शिप दोबारा सेल करने लगी थी। जो हवा जो रुक गई थी, जिस वजह से शिप एक जगह अटक गई थी, रुक गई थी, अब शिप हवे की विंड की वजह से आगे बढ़ने लगी थी। और जो मरे हुए सेलर्स की बॉडी थी जो शिप पर पूरी सब जगह पड़ी हुई थी, ये 200 सेलर्स की बॉडीज़, उसमें एंजल्स आने लगते हैं। इनकी बॉडी में एंजल्स आने लगते हैं और वो सारे सेलर्स एक एक कर खड़े हो जाते हैं और शिप को सेल करने में मदद करने लगते हैं। एंजल्स आए थे ताकि वो एंशिएंट मारिनर को उसके नेटिव कंट्री तक पहुंचा सकें। एंजल्स इसी के लिए आए थे। जब शिप शोर तक पहुंचती है तो सारे एंजल्स सेलर्स की बॉडी को छोड़कर वापस चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया था। वो एंशिएंट मारिनर को उसके नेटिव कंट्री तक पहुंचाने आए थे। शोर पर एंशिएंट मारिनर को एक बोट दिखता है, छोटा सा, ठीक है, जिसमें कि 3 आदमी थे। वो थे पायलट्स बॉय यानी कि पायलट का बेटा, और एक हर्मिट। हर्मिट होता है जो सन्यासी साधु होते हैं, उन्हीं को हम हर्मिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 जन उस छोटे से बोट पर थे। मारिनर की शिप इनके बोट के पास आती है तो इसकी शिप डूबने लग जाती है, जिसकी वजह से एंशिएंट मारिनर भी डूबने लगता है। लेकिन मारिनर को पायलट और उसका बेटा डूबने से बचा लेते हैं
और ये चारों कौन, एंशंट मारिनर, पायलट, पायलट्स बॉय और हर्मिट, ये चारों अब ज़मीन पर आ जाते हैं। इस पर आने के बाद एंशंट मारिनर हर्मिट से हेल्प मांगता है। वो अपने पाप के लिए हर्मिट से पूछता है कि वो अपने पाप से मुक्ति कैसे पाए, क्योंकि इसकी वजह से 200 सेलर्स मरे हैं, एक एल्बाट्रॉस बर्ड मरा है जिसका कोई कसूर नहीं था, ये सब सारे बेकसूर थे, फिर भी इसकी वजह से ये सारे मारे गए। तो इसको बहुत ही लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि इसने बहुत पाप किए हैं, तो ये इससे हेल्प मांगता है हर्मिट से। ये सुनने पर हर्मिट एंशंट मारिनर से पूछता है कि वो कैसा इंसान है। ये सुनते ही एंशंट मारिनर को अपने कर्स यानी श्राप के बारे में पता चलता है। एंशंट मारिनर को पता चलता है कि उसे एक श्राप मिला है, एक कर्स मिला है। उसे ऐसे ही इतनी आसानी से लाइफ इन डेथ ने नहीं छोड़ा था, बल्कि एक कर्स देकर छोड़ा था। और वो कर्स ये था कि उस एंशंट मारिनर को अपनी कहानी, ये सी वाली कहानी जो भी हुई इसके साथ अभी, ये सबको सुनानी पड़ेगी, ठीक है, ये कर्स है उसे। जब वो अपनी कहानी हर्मिट को सुनाता है तो उसका जो मन में जो दर्द था कि उसके वजह से उसके 200 सेलर्स मरे, एल्बाट्रॉस बर्ड मरा, ये जो दर्द था वो थोड़ा कम हो गया। अब एंशंट मारिनर वेडिंग गेस्ट को अपनी कहानी सुना चुका होता है और लास्ट में मारिनर ये कहता है कि बहुत सारी जगह वो घूम चुका है। एंशंट मारिनर बहुत सारी जगह घूम चुका है और उसके मन के अंदर से आवाज़ आती है और वो आवाज़ उसे ये बताती है कि उसे अपनी कहानी किसे सुनानी चाहिए और किसे नहीं। यही वजह है कि वो इतने सालों से इधर उधर घूम रहा है और लोगों को अपनी कहानी सुना रहा है, ठीक है। एंड में एंशंट मारिनर इस गेस्ट से कहता है कि भगवान के करीब आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। भगवान के अगर हम नज़दीक आना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है भगवान के बनाए सारे क्रीचर्स का रिस्पेक्ट करना। भगवान ने जितने भी जानवर जो भी बनाए हैं, पेड़ पौधे जानवर जो भी बनाए हैं, सारे तो भगवान ने ही बनाए हैं, तो सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी से हम भगवान के नज़दीक आ सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने सारे क्रिएशन से बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई है, भगवान सभी से प्यार करते हैं और अगर हम भी उनसे प्यार करेंगे तो हम भगवान के नज़दीक हो जाएंगे। ये एंशंट मारिनर वेडिंग गेस्ट से कहता है, ठीक है। इतना कहकर एंशंट मारिनर अपनी कहानी किसी और को सुनाने के लिए चल पड़ता है। कहानी सुनने पर वेडिंग गेस्ट वेडिंग फीस्ट में ना जाकर अपने घर चला जाता है। ये तो वेडिंग फीस्ट में जा रहा था, लेकिन इसकी कहानी सुनने के बाद ये वेडिंग फीस्ट में ना जाकर अपने घर चला जाता है और थोड़ा उदास सा हो जाता है इसकी कहानी सुनने के बाद। और पोएम के एंड में हमको ये बताया जाता है कि ये वेडिंग गेस्ट अब एक समझदार इंसान बन चुका है। इसी के साथ ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और आगे भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाने वाली हूँ। थैंक यू।